डिजिटल अरेस्ट के कई मामले सामने आए हैं, जिसमें नकली पुलिसपन, सीबीआई अधिकारीपन, आरबीआई अधिकारीपन, कई तरह से लोगों को वीडियो कॉल करके उन्हें धमकाते हैं और उनसे लाखों रुपए ठग लेते हैं। दर्जनों शिकायतें क्राइम ब्रांच में दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन रविवार को ऐसा वाकया हुआ कि नकली पुलिस वालों ने असली पुलिस के साथ डिजिटल अरेस्ट करने की कोशिश की और असली वर्दी देख बदमाश के होश उड़ गए। दरअसल यह घटनाक्रम रविवार दोपहर 2 बजे की है, जहां क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश दंडोतिया मीडिया को किसी मामले की प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक अनजान नंबर से उनके पास कॉल आया। जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो वह किसी बैंक का कस्टमर केयर अधिकारी बोल रहा था और कह रहा था कि उनके द्वारा मुंबई में क्रेडिट कार्ड बनवाया गया था, जिसका 1 लाख रुपए से अधिक का बकाया है और वह कहीं मिसयूज हो रहा है। जब इस बात को सुनकर डीसीपी दंडोतिया ने कहा कि उनके द्वारा किसी तरह का क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया गया, कस्टमर कॉल सेंटर अधिकारी द्वारा उन पर बनाया गया कि वह स्वीकार करे, नहीं तो यह कंप्लेंट मुंबई पुलिस को ट्रांसफर की जाएगी। काफ़ी कुछ बात होने के बाद मुंबई पुलिस को कंप्लेंट ट्रांसफर कर दी गई। कुछ देर तक तो डीसीपी पर दबाव बनाया गया और उन्हें कहा कि वह 2 घंटे में मुंबई पहुंच जाए, नहीं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वे चाहे तो अपना बयान वीडियो कॉल पर रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जब दंडोतिया के पास वीडियो कॉल आया तो दंडोतिया खुद पुलिस की वर्दी में बैठे थे और सामने वाला खुद को मुंबई पुलिस कमिश्नर बता रहा था। जब दंडोतिया ने कहा कि मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूं और तुमने इतने मीडिया को क्यों बुला रखा है, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप लोग आम लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं और अब नहीं कर पाओगे। यहाँ आम लोगों को अवेयरनेस के लिए यह पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया गया है और यह अब जन जन तक पहुंचेगी। इस दौरान वीडियो कॉल पर बैठे फर्जी पुलिस कमिश्नर ने फोन कट कर दिया। दंडोतिया ने बताया कि यह मैसेज आम लोगों तक पहुंचना जरूरी है। कई लोग इन ठगेरों की धोखाधड़ी का शिकार हो रहे हैं और अपने लाखों रुपए गंवा रहे हैं। Please hold on the line. Customer service will be on the line soon. जी जी ओके ठीक है। मैं तुम्हें अभी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल नंबर से व्हाट्सएप पे कॉल रिसीव होगी, वो कॉल ज्वाइन करो। ठीक है, कॉल अटेंड करता हूँ। ऑफिसर के रूम में जा रहा हूँ जी उनसे तुम्हारी वीडियो स्टेटमेंट के अप्रूवल लेकर तुम्हारी वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दूँ। ओके ठीक है, मेरा वीडियो स्टेटमेंट करा दीजिए। हाँ, लाइन पे बने रहो। जी जी ये मिस्टर राजेश है, इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का किसी ने मुंबई में मिसयूज किया है। ये भी फिजिकल भी नहीं आ सकता, अपनी वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना चाहता था, तो मैं आपसे परमिशन के लिए आया हूँ। मैं वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर दूँ। जी, वो मेरे नाम से कोई कॉल आया था कि कंप्लेंट हुई है, एफआईआर हुई है, क्रेडिट कार्ड यूज किया गया है। ओके तो साथ कौन है तुम्हारे? मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ और आप ये लोग जो कर रहे हैं डिजिटल अरेस्ट, ये सब मैंने मीडिया को बता दिया है और आप ये लोग गलत करते हैं। ये केवल लोगों की अवेयरनेस के लिए ये मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ क्राइम ब्रांच में। और अनलकीली आपके लिए कि आपका कॉल मेरे पास आ गया और मैंने पूरा रिकॉर्ड करके मीडिया को के माध्यम से पब्लिक को अवेयर करने के लिए वीडियो बनाया है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। अरे चेहरा तो दिखा भाई, तेरा चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखा दे यार। चेहरा दिखा, चेहरा दिखा दो। महाराज पुलिस, ओए फर्जी महाराज। रुको मैं चेहरा दिखाता हूँ। हाँ, हाँ दिखा 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 जल्दी से। लाइन पे रहिए, मैं चेक करके सिस्टम से आपको जानकारी देता हूँ। आप जी लाइन पे रहिए। जी 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 हमारे सिस्टम के अनुसार आपके लिए एक अर्जेंट नोटिस है। जी नोटिस में लिखा है कि आपने एसबीआई बैंक के क्रेडिट कार्ड से 1 लाख रुपए की अमाउंट यूज की है, जिसके लास्ट 4 डिजिट है 7581, जो आपने टाइम पे रिटर्न नहीं किए। इसी कारण आरबीआई अगले 2 घंटे में आपकी सब बैंक अकाउंट ब्लॉक कर रहा है और इसमें जो अमाउंट होगी वो डिटेक्ट कर रहा है। तो मैं आपसे कारण जान सकता हूँ आपकी पूरी वापस की? नहीं, हमने तो नहीं लिया है क्रेडिट कार्ड से पैसा। आपने सर ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है नहीं किया। 2024 को एसबीआई मुंबई ब्रांच से? नहीं किया, नहीं किया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये क्रेडिट कार्ड आपने अप्लाई नहीं किया? नहीं किया, नहीं किया। क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हुए जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाया गया वो है 942125126506। जी, ये तो मेरी नंबर है।
फिर आपने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया। हाँ, मैंने नहीं किया क्रेडिट कार्ड अप्लाई। लेकिन सर हमारे देश में इम्प्लीमेंटेड रीजन सिस्टम है कि जब तक आप अपना वैलिड आईडी कार्ड साथ भी लेकर आते बैंक में, तब तक आप क्रेडिट कार्ड बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, राइट? हाँ, लेकिन किसी ने फ्रॉड तरीके से कर लिया होगा, मैंने तो नहीं किया। तो बेनिफिट ये होगा कि उससे आपके बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं किए जाएंगे, आपकी अमाउंट डिटेक्ट भी की जाएगी और आप गवर्नमेंट की तरफ से और आरबीआई की तरफ से क्लैरिफाई हो जाएगी कि आपने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। लेकिन अभी तो मैं 2 घंटे में तो मुंबई आ नहीं सकता हूँ, मैं 2 घंटे में तो नहीं आ सकते सर, आरबीआई आपकी सहायता करेगा क्योंकि आपने गारंटी दी है कि आपने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया। ठीक तो है। आरबीआई आपकी ये सहायता करेगा कि आपकी इस कॉल को, जिस कॉल के भी हमारा संपर्क हो रहा है, इस कॉल को अपने बैंक के इमरजेंसी हेल्पलाइन के थ्रू मुंबई अंधेरी क्रेडिट कार्ड नंबर हाँ बताइए। 51 डिजिटल अरेस्ट का है ये, तो तुम्हें अप्लाई मिल जाएगा जी। 7 जी 5172 जी 76 जी 25 जी 81 जी 62 जी 75 जी 81। जी। ये सर मुझे नंबर रिपीट करिएगा प्लीज। 5172762581627581। ऑलराइट, इसके बाद लिखिए कंप्लेन नंबर जी। MH हम्म 67 हम्म 22 हम्म /0724। ठीक है 0724। ठीक है एंड इसके बाद लिखिए अप्लाई डेट, जिस डेट पे ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया गया, जी 13 मई 2024। ठीक है। एंड टोटल अमाउंट 1,11,930। ठीक है एंड लास्ट वन सर, लोकेशन जिधर से ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई हुआ है, जी। लोकेशन है सर प्लॉट नंबर B1 MIDC एरिया, MIDC एरिया, अंधेरी ईस्ट मुंबई अंधेरी अंधेरी ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। ठीक है। एंड पिन कोड 40093। ठीक है 40093। जी। ठीक है। ओके सर, सिर्फ आप मुझे एक कंप्लेंट नंबर रिपीट कर दें। ये कंप्लेंट नंबर है अपनी ये 57 शुरू से फिर वो करना है। ये सर क्या हुआ, हमारे बैंक के इमरजेंसी हेल्पलाइन के थ्रू ट्रांसफर किया जाएगा। जी तो सबसे पहले आपने ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको राइट डाउन करवाई है, लिखवाई है, जी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पुलिस ने प्रोवाइड कर दी है और उनको बताना है कि ये क्रेडिट कार्ड मुझे आज आरबीआई से मुझे कॉल आई है, मेरे नाम से ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई हुआ 13 मई 2024 को मुंबई से। ठीक इस है बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैंने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है। आप जी। उस व्यक्ति को फाइंड आउट करें जिसने भी ये मेरे नाम से पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मिसयूज करके क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है। ठीक है ओके, मैं 2 घंटे में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मुंबई आना, ठीक है इसलिए मैं अपनी ऑनलाइन रिपोर्ट स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ले और मुझे क्लैरिफिकेशन लेटर दे, ठीक ताकि है आरबीआई मेरे बैंक अकाउंट्स ब्लॉक न करे और अमाउंट डिटेक्ट न करे। ठीक है ओके, आपको पता होना चाहिए आप रिपोर्ट करवा रहे क्लैरिफिकेशन लेटर के लिए। ठीक है ठीक है। क्लैरिफिकेशन लेटर क्लियर। जी जी जी, आपको आपके इन्वेस्टिगेशन दिया जाएगा, तो इसकी एक कॉपी आपको मिलेगी और एक आरबीआई को। जैसे ही हमें आपकी कॉपी रिसीव हो जाएगी, ठीक है अब आपको कॉल करके कंफर्म करेंगे कि अभी आपका क्लैरिफिकेशन लेटर रिसीव हो चुका है, अब आपके बैंक अकाउंट ब्लॉक नहीं किए जा रहे और अमाउंट भी डिटेक्ट नहीं की जा रही। ओके ठीक है ओके। जी, अभी आप लाइन पे रहिए, मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ मुंबई पुलिस स्टेशन में। ठीक है 5 से 10 सेकंड में आपकी कॉल कनेक्ट हो जाएगी, आप ठीक है। लाइन पे बने रहिए। जी कॉल की जा रही है।
ठीक है। तो एज एविडेंस मुंबई पुलिस स्टेशन में यूज की जाएगी, जिधर एसबीआई ने आपके अगेंस्ट कंप्लेंट रजिस्टर करवाई है। ठीक है, तो आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे, आप उसके राइट उत्तर दीजिएगा ताकि इस मसले का समाधान हो सके। बिल्कुल ठीक है। मुझे ये बताइए कि आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड कभी आपसे खोया या गुम हुआ है? नहीं हुआ, कभी गुम नहीं हुआ। आपने अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट आईडी कॉपीज किसी को दी है लोन अप्लाई करने के लिए या किसी और? वो तो कभी अपन होटल वगैरह कभी जाते हो देते ही हैं। ओके, आपने कभी अपने आधार कार्ड की कॉपीज को होटल बुकिंग, ट्रैवल के लिए, जॉब के लिए जमा करवाया हो? नहीं, जॉब के लिए नहीं कराया जमा। तो ओनली होटल बुकिंग के लिए करवाया आपने? होटल बुकिंग है, फ्लाइट्स हैं, वैसे अपन बुकिंग कराते रहते हैं तो आधार कार्ड की कॉपी चली जाती है। ओके, तो सर जब आप अपने आधार कार्ड की कॉपी देते हैं तो सिग्नेचर करते हो ऊपर? हाँ, सिग्नेचर नहीं करते। नहीं करते। मेरे साथ ये दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये क्रेडिट कार्ड आप ही के द्वारा अप्लाई किया गया जिस 1 लाख रुपए की अमाउंट यूज हुई है। अगर आपने ये कह रहे हैं कि आपने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हुई है जिसका मिसयूज करके ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया गया, वो भाई जिस बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है। आप समझ रहे हैं जो बोल रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही होगा, ये जो कॉल है, ऐसा ही होगा। क्योंकि हमारी ये जो कॉल है ये टोटली रिकॉर्ड हो रही है और इसके लीगल इफेक्ट आप करेक्टली देखते हैं कि आपने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया। हाँ, नहीं किया, 100% नहीं किया क्रेडिट कार्ड अप्लाई। ओके सर, अगर आपने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया तो आप तुरंत 2 घंटे में मुंबई अंधेरी ईस्ट पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करें और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करें। आप खुद सोचिए, अगर यही व्यक्ति कल को आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन का मिसयूज करके 10 लाख से 20 लाख तक का लोन ले ले या होम रेंट लोन, कार रेंट लोन ले ले या कुछ एक्टिव करवा के इलीगल एक्टिविटी करता है तो ये किसकी भी समस्या का कारण बनेगा आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी आपकी समस्या का कारण है, क्योंकि ये कार्ड एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। जब आप रिपोर्ट करवाएंगे तो रिपोर्ट करने पे आपको 13 मई 2024 को तुमने एक क्रेडिट कार्ड इशू करवाया। क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट हैं 7581। नहीं, मैंने लेकिन ये करवाया नहीं है क्रेडिट कार्ड, ये मेरे नाम से किसी ने करा लिया होगा। उसमें से 1 लाख का अमाउंट यूज किया, 11,930 रुपए पेनल्टी, टोटल अमाउंट 1,11,930 है। मैंने तो नहीं किया है, मैंने नहीं किया, ये किसी ने मेरे आधार कार्ड का गलत उपयोग किया होगा, मैंने नहीं किया है। हमारे नाम पर रजिस्टर्ड हुआ, तुम कैसे कह सकते हो तुमने नहीं किया? हाँ, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे मालूम है अगर मैंने किया होता तो मुझे पता होता। लास्ट टाइम मुंबई कब आए थे? मुंबई में पिछले 10 साल से नहीं पहुंचा हूँ मुंबई। एज क्या है? एज मेरी है 45। हमारा आधार कार्ड खोया कभी? नहीं, कभी आधार कार्ड नहीं खोया। पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए यूज किया हो होटल? हाँ, वो तो होटल पे जाते हैं अपन, होटल है, फ्लाइट की टिकट्स वगैरह लेते हैं, कई जगह अपन जाते हैं तो टिकट्स परचेज के लिए। उसके ऊपर रीजन पर्पस मेंशन करते हो क्या भी? नहीं, वो मेंशन नहीं करते हैं, वो मेंशन नहीं करते हैं। मेंशन नहीं करते। देखो अभी तुम कह रहे हो तुमने ये क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, तुम्हारी बिना जानकारी के ये क्रेडिट कार्ड लिया जी। भारत सरकार पुलिस डिपार्टमेंट जनता को हर बार ये जोश देता है जहाँ कभी भी अपने आधार कार्ड की फोटो का इस्तेमाल करो, उसके ऊपर रीजन पर्पस मेंशन करो, उसे वाटर मार्क करो, डबल क्रॉस करो ताकि कोई तीसरा व्यक्ति उसका मिसयूज ना कर सके। जी, तो तुम कह रहे हो कि तुम मुंबई नहीं आए और तुमने ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया। जी, बिल्कुल सही बात है। इस व्यक्ति ने तुम्हारे साथ ये कांड किया, इन फ्यूचर अगर वो कोई और इलीगल एक्टिविटी करता है या कोई वेपन लेके किसी का मर्डर कर देता है या कोई गाड़ी रजिस्टर करवा के उसमें स्मगलिंग करता है तो पुलिस किससे इन्वेस्टिगेशन? बिल्कुल ठीक बात है, तो इसकी कंप्लेंट रजिस्टर करानी होगी। हमारा आइडेंटिटी थेफ्ट का केस है, इसे इन्वेस्टिगेट करना इतना इजी नहीं है। ओके जी, तुम ऐसा करो, अगले 2 घंटे के अंदर अंदर अंधेरी से मुंबई पुलिस स्टेशन आओ, आकर अपनी स्टेटमेंट नोट करवाओ और क्लैरिफिकेशन आ जाओ। 2 घंटे में तो मैं कैसे आ सकता हूँ, पॉसिबल नहीं है, यहाँ से जाने में ही 10 घंटे लगेंगे। कहाँ की बात कर रहे हो? इंदौर से। हाँ इंदौर। हाँ, फिर मैं तुम्हारी इतनी सहायता कर सकता हूँ, मैं अपने सुपीरियर से परमिशन लेकर अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी के हमारी वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा, इसे आज एविडेंस कोर्ट में सबमिट करवाऊंगा जहाँ से तुम्हें क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, मेरे वीडियो स्टेटमेंट करा दीजिए। इसे आज एविडेंस कोर्ट में सबमिट करवाऊंगा जहाँ से तुम्हें क्लैरिफिकेशन लेटर दिया जाए। ठीक है, मेरे एविडेंस तुम्हारे पास नहीं होगा। हाँ, वीडियो स्टेटमेंट करा दीजिए मेरे। तो
अभी मैं तुम्हें डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप नंबर नोट करवाता हूँ। जी तो मुझे अपना फुल नेम एज पर आधार कार्ड फुल नेम और जो कंप्लेंट नंबर तुमने बताया वो लिख के सेंड करो। ठीक है। हाँ, अभी मैं तुम्हें डिपार्टमेंट का व्हाट्सएप नंबर नोट करवाता हूँ। तो वीडियो कॉल वो खुद करेंगे? हाँ, डिपार्टमेंट के द्वारा तुम्हें वीडियो कॉल की जाएगी, तुम उसके ऊपर अपना नेम लिख के सेंड करोगे। ठीक है, तो मुझे वीडियो कॉल करवा दें। जी डिपार्टमेंट का नंबर नोट करो। बताएं। 70 हम्म 427 हम्म 64 हम्म 68 हम्म 6। ठीक है हाँ, लाइन पे बने रहो, जी। कॉल काट नहीं करनी और व्हाट्सएप पे अपना नेम लिख के सेंड करो और कंप्लेंट नंबर लिख के सेंड करो। ठीक है, तो व्हाट्सएप कॉल आएगा मेरे पास? हाँ, जब अपना नेम लिख के सेंड करो तो फिर डिपार्टमेंट के द्वारा तुम्हें व्हाट्सएप पे कॉल किया जाएगा। ठीक है। लगातार शहर में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हो रही है। आज रेंडमली आपके पास भी कॉल आ गया, तो किस तरह से पूरी आपने बातचीत की और किस तरह से आम जनता को पूरा संदेश देना चाहते हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ऑल ओवर इंडिया में जिस तरह से डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हो रही है उसमें लोगों को अवेयर करने की जरूरत है और इसमें लगातार अवेयर किया भी जा रहा है। इंदौर क्राइम ब्रांच के द्वारा डिजिटल एडवाइजरीज और इसके अलावा फ्लायर्स भी और कई मतलब प्रेस नोट के माध्यम से लगातार उनको अवेयर कराया जा रहा है। इसके अलावा कुछ लाइव जो कंप्लेनेंट्स आते हैं उनके बारे में भी बताया जाकर, विक्टिम्स के बारे में बताया जाकर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी लगातार इसके बारे में प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। अभी एक कॉल आया था जो कि कॉल डिजिटल अरेस्ट के लिए, जिसकी की वीडियो रिकॉर्डिंग आप लोगों ने की है। ये सब ये बताने के लिए लोगों को कि इस तरह के कॉल आते हैं, ऑटोमेटेड कॉल होते हैं। अब जैसे मेरे पास कॉल आया था कि आपके नाम से क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड से क्रेडिट कार्ड में से पैसा निकाला गया है, एसबीआई बैंक से 1 लाख रुपए निकाला गया है, 11,000 फाइन है उसका, और आरबीआई ने आपके फाइन लगाया है, एफआईआर कराई है क्राइम ब्रांच में, अंदर ईस्ट फिर उन्होंने ट्रांसफर कराया। फिर उसके जैसा कि आप लोगों ने देखा कि वो फिर आ रहा है, नॉक कर रहा है और बोल रहा है कि अब आपको ऑनलाइन स्टेटमेंट के लिए वीडियो कॉल करना पड़ेगा। तो ये वीडियो कॉल जब उसने किया, फिर उसको जब समझ में आया, तो उसने पूछा कि ये आपके साथ कौन है, तो मैंने उनको बताया मैं खुद ही हूँ, पुलिस ऑफिसर, और ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए किया गया था क्योंकि आप लोग जिस तरह से लोगों को डिजिटली अरेस्ट करते हैं, ट्रैप करते हैं, तो जैसा होता है वैसा आपने लाइव देखा। और ये निश्चित रूप से जब ये लोगों के पास जाएगा तो लोग इससे और अवेयर होंगे और इस तरह की घटनाओं रोकने में हमें बहुत महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। लगातार कॉल चालू रखने की भी बात करते हैं। देखिए, वो लोग आपको ट्रैप करते हैं, वो आपका माइंड गेम खेलते हैं और लगातार ऐसे कंडीशंस करते हैं, जैसा कि आपने देखा कि मैं आपकी परमिशन लेके आता हूँ, फिर आवाज आई जय हिंद सर, और पीछे आवाज आ रही थी बैकग्राउंड में। वो पूरा कोशिश करते हैं कि आप लोग उसमें ट्रैप हो जाए और आप लोग बिल्कुल पूरा इस तरीके से साइबर फ्रॉड का शिकार हो जाए और आपको बिल्कुल ऐसा लगे कि ये बिल्कुल ओरिजिनल पुलिस है। और आपको उनको, जैसे कि अगर मैं और आगे कंटिन्यू करता वीडियो कॉल में, तो ये मुझे नोटिस भेजते सीबीआई का, ईडी का, या फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नोटिस भेजते, वारंट भेजते और कहीं ना कहीं एफआईआर का बताते मुझे। तो निश्चित रूप से ये और आगे इस तरह की बात करते, पर चूंकि मैं खुद ही यूनिफॉर्म में था तो वो लोगों ने फोन काट दिया। धार जिले के धर्मपुरी क्षेत्र में नर्मदा नदी तटों पर चल रहे बालू रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर खनिज विभाग ने आज कार्रवाई करते हुए बालू रेत से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर थाने परिसर में खड़ा किया है। खनिज विभाग के संदेश पिपलोदिया ने बताया कि लगातार नर्मदा नदी तटों से बालू रेत के उत्खनन और परिवहन की शिकायतें लगातार मिल रही थी, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए बालू रेत से भरे एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध परिवहन हुए पकड़ा है। वहीं नर्मदा नदी से 3 नावों और उनके 3 इंजनों को पकड़ा है, जिन्हें धर्मपुरी थाने भेजा गया। खनिज विभाग की कार्रवाई बाद रेत चोरी करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें, नर्मदा नदी तट धार्मिक स्थल बेट टापू एवं नर्मदा नदी क्षेत्र के निमोला सहित अन्य इलाकों में बड़े पैमाने पर नावों के द्वारा बेट टापू से बालू रेत की चोरी कर निमोला क्षेत्र में रेत संग्रहित कर सुबह सवेरे ट्रैक्टर ट्रॉलियों के द्वारा अवैध परिवहन कर बालू रेत बेचकर चांदी काट रहे थे। फिलहाल कार्रवाई के बाद एक बार नर्मदा नदी क्षेत्र में सन्नाटा पसरा हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस कार्रवाई का असर कितने दिनों तक रहता है। संदेश पिपलोदी। सर, आज कार्रवाई करेगी खनिज विभाग के खिलाफ, क्या कुछ कार्रवाई? हाँ, विगत कई दिनों से हमें सूचना प्राप्त हो रही थी कि बेट टापू से कुछ नाव वाले अवैध रेत खनन कर रहे हैं और कई सीएमएल पेन पे भी हमारे पास शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार और खनिज अधिकारी महोदय के नेतृत्व में आज दिनांक को हमने गुलाटी बेट टापू के सामने वहाँ पर कार्रवाई की और वहाँ से 3 नाव हमने जब्त की है। उसमें इंजन भी लगे हुए हैं जो कि रेत खनन में संलिप्त थे। सर, क्या कार्रवाई रहेगी इसमें? इसमें अब हम नावों को तो वैसे छोड़ने का कोई प्रोविज़न हमारे पास है नहीं,
क्योंकि ये नाव क्या करती है, पानी से रेत निकालती है, और अगर हम उनको दोबारा छोड़ देंगे तो ये फिर दोबारा उसी काम में संलिप्त होगी। सर ये कि और- टापू से लगातार खनन हो रहा है, तो कार्रवाई बड़ी क्यों नहीं हो पाती इस पर? हाँ, उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने ये कार्रवाई की, और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी हमारी तरफ से, और आपके संज्ञान में भी कोई मामला है तो ज़रूर मेरे संज्ञान में लाएं। मुरैना में वन विभाग में रेंजर के पद पर कार्य करने वाले रेंजर M.K. कुलश्रेष्ठ करीब 3 साल पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उनका DPF फंड है, उसको मुरैना वन मंडलाधिकारी द्वारा रिलीज नहीं किया जा रहा है। इसके लिए रेंजर M.K. कुलश्रेष्ठ द्वारा एक CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत की गई थी, तो मुरैना वन मंडलाधिकारी स्वरूप दीक्षित द्वारा उनसे झूठ बोलकर CM हेल्पलाइन को बंद करा दिया गया और बोला गया कि आप अपनी शिकायत वापस ले लो, आपका फंड आपको दे देंगे। CM हेल्पलाइन तो बंद कर दी, पर आज दिनांक तक उनका फंड उनको नहीं दिया गया। सेवानिवृत्त रेंजर M.K. कुलश्रेष्ठ के फंड को रिलीज करने के लिए ग्वालियर CCF द्वारा भी आदेश दिया गया था, पर मुरैना वन मंडलाधिकारी स्वरूप दीक्षित द्वारा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश का पालन न करना कहीं ना कहीं उनके तानाशाह रवैये को दिखाता है। सेवानिवृत्त रेंजर बीमारी से ग्रसित है और उनको अपने इलाज के लिए आज पैसों की जरूरत है, उसके बाद भी उनको PDF फंड नहीं दिया जा रहा है। सोचने वाली बात यह कि आखिर मुरैना वन मंडलाधिकारी स्वरूप दीक्षित को किसका संरक्षण प्राप्त है, क्यों वह वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं करते। आपको सुनाते हैं सेवानिवृत्त रेंजर M.K. कुलश्रेष्ठ की कहानी एक रिकॉर्डिंग के जरिए। हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार सर, कौन? मैं रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर मुरैना महेश कुमार कुलश्रेष्ठ बात कर रहा हूँ। जी बताएं सर। मैं 3.5 साल पहले रिटायर हो चुका हूँ। रिटायर कहाँ थी आपकी जॉब सर? मैं मुरैना फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर से रिटायर हुआ हूँ। जी जी जी। 3.5 साल हो गए, मेरा फंड मुरैना DFO के यहाँ से रिलीज नहीं किया जा रहा है। मेरी 1300 दिन पुरानी CM हेल्पलाइन थी, जिसको स्थापना के बाबू बीरेन सिकरवार और DFO साहब के फोन कॉल पर निर्देश मिला कि हम आपका 24 घंटे में DPF भुगतान, समयमान और एक मुद्दा और बताया था कि 3 समस्याएं 24 घंटे में डन कर देंगे। बिल वगैरह भी मेरे बना दिए गए थे जी। और चूंकि सीनियर ऑफिसर हैं तो उनके आदेश पालन में मैंने 5 अक्टूबर को अपनी CM हेल्पलाइन भी वापस ले ली। परंतु इतना दिन हो गया, 1 महीना हो गया, पर मेरा 2 पैसे का कोई काम नहीं किया। 3 मुद्दे थे, उसमें से एक को भी सॉर्ट आउट नहीं किया, टालम टोली कर रहे हैं। पहले CCF ग्वालियर महोदय से मेरे भुगतान की परमिशन मांगी गई थी, जो पूर्व में आ चुकी है। अब फिर नए सिरे से कह रहे हैं कि मेरा फंड है, उसकी पेमेंट की परमिशन भोपाल से और ग्वालियर से लेंगे। तो आपका कितना फंड है सर, और ये क्यों रोका गया है, इसका कारण आप बता सकते हैं? कोई कारण नहीं है। फंड मेरी जो स्वयं की जानकारी है उसके अनुसार किसी कर्मचारी का जो फंड होता है उसे किसी भी कारण से नहीं रोका जा सकता। मेरे ऊपर एक विभागीय जांच परेशान करने के लिए लगा दी गई थी कि सुमावली टेकरी से जो सुमावली को रोड गया है वो रेंजर मुरैना ने बना दिया, जबकि मैं खुद करीब 6 साल का था तब से मैंने इस रोड को देखा है। कराए आश्रम के लिए जो गया है, ये सब मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर मुझे परेशान करने की नीयत से ये विभागीय जांच लगाई थी, और उसी विभागीय जांच का ये आसरा ले रहे हैं कि वो विभागीय जांच है इसलिए हम फंड नहीं दे रहे। तो ग्वालियर CCF के आदेश को मुरैना DFO उसके उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे? नहीं। इसके लिए फिर आपने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराना था। भोपाल तो नहीं, मैंने 2-4 बार मेल द्वारा CCF ग्वालियर महोदय को भी भेजा है। 2-1 बार मैं वहाँ मुलाकात भी कर चुका हूँ ग्वालियर। और मेरी तबीयत बहुत खराब है, मेरे पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, भूखे मरने की नौबत है। मतलब आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं मुरैना DFO
मुरैना एक कार्यालय अड़ियल से ही- रवैया अपना दिखा रहे हैं आपके प्रति। हाँ, तो सर आप मुझसे क्या हेल्प चाहते हैं? मैं चाहता हूँ आप जो भी मेरा पैसा दिलाने में, मेरी जान जाने वाली है अगर इलाज अच्छे से नहीं कराया, और मेरी जान ही चली जाएगी तब ये पैसा मेरा किस काम का। तो जी, मेरा जी। रिक्वेस्ट है कि मेरा जो नाजायज तरीके से ये रोका गया है, इसे आप रिलीज कराने में मदद कर सकते हैं तो मैं दिल से आपका आभारी रहूंगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपका ये पैसा आपको मिल जाए। जी, इसमें जो भी अपडेट होगा मैं आपको आगे बता दूंगा। जी सर। 76वें एनसीसी दिवस के उपलक्ष्य में इंदौर ग्रुप एनसीसी मुख्यालय इंदौर के तत्वाधान में 9 एमपी बटालियन इंदौर द्वारा एमवाई अस्पताल इंदौर के रक्त बैंक के माध्यम से रविवार को 9 बजे से दोपहर 11:30 बजे तक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 9 एमपी बटालियन एनसीसी इंदौर के कमान अधिकारी कर्नल M.K. तिवारी ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में इंदौर ग्रुप मुख्यालय के अंतर्गत आने वाली समस्त एनसीसी बटालियन के एनसीसी कैंडिडेट्स, अधिकारी, पीआई स्टाफ रक्तदान कर समाज सेवा के पुण्य कार्य में अपनी सहभागिता कर रहे हैं। शिविर में शामिल सभी रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं। सॉरी ब्लड अच्छा, आज 76 एनसीसी डे के उपलक्ष्य में इंदौर ग्रुप ने काफी कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिसमें आज सुबह वॉकथन था। ये ब्लड डोनेशन कैंप 9 एमपी बटालियन में हो रहा है। मैं कर्नल मोहन तिवारी, कमांडिंग ऑफिसर 9 एमपी बटालियन हूँ, जिसमें तकरीबन 80 बच्चे आए हुए हैं और स्टाफ और ऑफिसर यहाँ पे ब्लड डोनेशन कर रहे हैं 9 एमपी बटालियन में। अभी तक कितना ब्लड डोनेट हो चुका है और कितने कैडेट्स यहाँ पर डोनेट किया है? आज की तारीख में तकरीबन अभी 30 बच्चे और 6 स्टाफ ब्लड डोनेट कर चुके हैं, और बाकी बच्चे जो है बाहर वेट कर रहे हैं। जो बच्चों ने ब्लड डोनेट कर लिया उनके लिए रिफ्रेशमेंट का बंदोबस्त है। ब्लड डोनेट जो लेने आए हैं वो भी रिफ्रेशमेंट दे रहे हैं, हम लोगों ने भी रिफ्रेशमेंट ऑर्गेनाइज किया। इस वक्त की बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक का आज दूसरा दिन। राम मंदिर निर्माण में अब तक खर्च हो चुके हैं 800 करोड़ रुपए। पूर्ण होने में लगभग खर्च होंगे 1800 करोड़ रुपए। राम मंदिर निर्माण में अभी भी मजदूरों की कमी। मजदूरों की संख्या को दोगुनी करने के लिए निर्माण समिति ने LNT से किया अनुरोध। 22 जनवरी 2025 को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर रामलला के अलावा अतिरिक्त मंदिरों के दर्शन पर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र का बयान। शिखर को छोड़कर इसी माह के अंत तक पूरा हो जाएगा। पत्थर लगने का कारण राम मंदिर के शिखर में 55,000 क्यूबिक फीट पत्थर अभी और लगने हैं। 8,20,000 क्यूबिक फीट पत्थर पर कोटा में लगेंगे। निर्माण कार्य में चुनौती आज भी मजदूरों की है। मजदूरों की संख्या जब तक दोगुनी नहीं होती तब तक कार्य की गति धीमी रहेगी। इस समय लगभग 800 मजदूर निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। जब तक 1500 के आसपास मजदूर कार्य नहीं करेंगे तब तक निर्माण में पीछे रहेंगे। 22 जनवरी 2025 को भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के प्रथम वर्षगांठ पर रामलला के अलावा किसी और महापुरुषों के दर्शन पर संशय है। राम मंदिर निर्माण में अब तक 900 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। राम मंदिर निर्माण पूर्ण करने में लगभग 1600 से 1800 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जौरा नगर पालिका अध्यक्ष राजू अखिल माहेश्वरी का जगह जगह मना जन्मदिन। जौरा नगर पालिका अध्यक्ष राजू अखिल माहेश्वरी का जौरा में उनके शुभचिंतकों द्वारा जगह जगह मनाया गया जन्मदिन। अपने जन्मदिन पर राजू अखिल माहेश्वरी द्वारा पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया गया कि जौरा की जनता ने जिस तरह विश्वास और भरोसा करके मुझे अध्यक्ष चुना है, मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। राजू अखिल माहेश्वरी ने बताया, अभी तक जौरा में मेरे द्वारा कई विकास कार्य कराए गए हैं और आगे भी इसी तरह विकास कार्य कराने के प्रयास करता रहूंगा। आखिर में उन्होंने पूरी जौरा की जनता का आभार व्यक्त किया। दृढ़ संकल्प से वर्षों
पुरानी जो मांग थी नगर परिषद की, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद में उन्नयन करने की, वो आपने ठीक विधानसभा से पहले कराने में अहम भूमिका अदा की, जिसमें जौरा के लोगों की बहुत भावनाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। और आगे भी आप जौरा के लिए क्या करेंगे, कितना निर्माण कार्य कराएंगे? जहाँ तक आपके जो सवाल है उस सवाल का एक एक करके जवाब देता हूँ मैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मैं जौरा के लोगों के लिए निर्माण कार्य करवा रहा हूँ या कितना करवाऊँगा, इसकी तो कोई लिमिट मेरे पास है नहीं। मैं तो अपनी तरफ से अच्छा काम करने की कोशिश करता हूँ, बस इतना सा जानता हूँ। और जो भी मेरी नॉलेज में आएगा कि ये काम करवाने से शहर को ये फ़ायदा हो सकता है, तो मैं उस काम को करवाने की कोशिश करूँगा, और हमेशा किए मैंने। रही बात जौरा नगर परिषद को पालिका बनवाने की, तो निश्चित रूप से उस समय की जो मेरी टीम थी, आज भी है नो डाउट, उस टीम का बहुत महती योगदान है इस पूरे कार्यक्रम में। मुझे तैयार करना, मेरे द्वारा जो भी ज़रूरत पड़ी, जिस भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ी, वो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके देना। ऊपर भोपाल और ग्वालियर और जौरा ये लगातार आना जाना, ये सब रहा है अभी तक इसमें। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है इस चीज़ में, मेरे पार्षदों ने, जितने भी पार्षद हैं, लगभग 1-2 पार्षदों की अगर छोड़ भी दें या ना छोड़ें उनको, लगभग सभी पार्षदों ने मेरे साथ में पूरा कंधे से कंधा मिलाकर जौरा शहर के लिए काम किया है। तो मैं आज इस चीज़ के लिए उन सभी पार्षदों का शुक्रगुजार भी हूँ कि उन्होंने मेरे साथ अभी तक कंधे से कंधा मिलाकर पूरे जौरा शहर के लिए काम किया। हर प्रोजेक्ट में उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। आज तक कभी किसी पार्षद ने मुझसे ये नहीं कहा कि नहीं भाई साहब ये काम नहीं होगा। हमेशा ये रहा है कि भाई साहब इस काम को करना है ना, तो अपन इस काम को ऐसा कर लेते हैं। कोई सजेशन है तो उसमें मिलता है मुझे, और मैं स्वागत भी करता हूँ उस सजेशन का हमेशा, बशर्ते कि अच्छा हो सजेशन। अभी तक अध्यक्ष जी आपकी तरफ से जौरा में कितने विकास कार्य किए गए हैं? ये एक लंबी फहरिस्त है। आप सब लोग देख रहे हैं, आप पत्रकार हैं चूँकि, तो आप पूरे जौरा में घूमते हैं। शायद ही शहर का कोई हिस्सा हो जहाँ पर रोड नहीं बनी हो, जहाँ पर गलियाँ नहीं बनी हो, या जहाँ पर नालियाँ नहीं बनी हो। जहाँ नहीं बनी है वहाँ भी प्रोजेक्ट में हैं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, चल रहे हैं, आएंगे। मेरा काम तो जौरा शहर के बेहतरी के लिए काम करना है, मैं वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे जौरा में कोई एक बड़ा प्लान, कोई ऐसा सोच रखा हो विकास कार्य? बड़े प्लान में 2-3 प्लान है, उसमें से एक तो अभी इस महीने ही टेंडर फ्लोट हो जाएगा उसका। 5 बीघा पानी की टंकी वाला कॉम्प्लेक्स जो बनाना है हमको, उसका टेंडर इस महीने हम फ्लोट कर देंगे। फाइनल हो गया है ऑलमोस्ट। 1 या 2 दिन में हमारे पास कई सैंक्शन लेटर आ जाएगा। अमृत योजना के तहत कोई? अमृत योजना के तहत पार्क बना है आपका शमशान रोड पर, आज ही उसका लोकार्पण किया है हमने। वो करीब 38-40 लाख की लागत से है। पार्क पूरा बनकर तैयार हो गया। अच्छा पार्क बना हुआ है, छोटा है लेकिन अच्छा है।